हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन लेने वाले हैं। अगर आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और ये सेकंड चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी बनता है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो हम देखने वाले। तो हम पूरा ये डेफिनेशन सही समझ जाएंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी बनता है। तो हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need। मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो हम मतलब खाना कोई भी खाते हैं तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वो हमें क्यों चाहिए रहता है, तो एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। और ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी बनाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही हम एनर्जी बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो हम ज़्यादातर ग्लूकोज से ही बनाते हैं। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वो शुगर है। और बहुत सब चीज़ में शुगर रहता ही है, तो सब चीज़ में शुगर रहता है और कार्बोहाइड्रेट उससे हमें मिल जाता है, फिर हम उससे एनर्जी बनाते हैं। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये जो एनर्जी हमें मिलता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जो ग्लूकोज समझ लीजिए अब ग्लूकोज है, तो इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी तो ATP के फॉर्म में मिलती है। ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। ATP के फॉर्म में मिलती है हमें एनर्जी। और ये जो एनर्जी रहती है हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। फॉर दिस पर्पस अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। दिस इज़ कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी बनाने के लिए जो हमें एनर्जी बनाने के लिए हमें ATP चाहिए। और ATP कैसे मिलेगा, तो जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ग्लूकोज, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा। ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीजन के मदद से ग्लूकोज में रिएक्शन होगा, उसके साथ मिलकर, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के साथ मिलकर, और बहुत सारे मतलब प्रोसेस होने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। तो वो कैसे होता है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है सेल के अंदर। स्टेप बाय स्टेप मतलब सीक्वेंस में होता है, एक एक प्रोसेस होने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जितना प्रोसेस है, उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्योर अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, वो दो मेथड से होता है। 2 मेथड से होता है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं। क्योंकि अब नॉन लिविंग थिंग में भी तो एनर्जी रहता है ना। जैसे आप समझ लीजिए कोई भी जैसे हमारा फ़ोन है, तो उसके अंदर एनर्जी चाहिए, बैटरी चाहिए, तो वो, लेकिन उसमें थोड़ा ना ये मेथड से एनर्जी बनता है। हम उसको चार्ज करेंगे तो मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दो मेथड से एनर्जी बनता है। अब वो 2 मेथड क्या है, तो दोज 2 मेथड आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये 2 मेथड क्या है, तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। मतलब जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन सुनने से ही पता चल रहा है, मतलब एयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब एयर रहेगा, सांस लेने वाला ऑक्सीजन। जैसे अब हम हैं तो हम सांस लेते हैं, बिना सांस के हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे अगर सांस नहीं लिए तो। लेकिन कुछ बैक्टीरिया रहते हैं या वायरसेस रहते हैं जो सांस नहीं लेते, उनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं रहता, वो बिना मतलब सांस लेंगे नहीं, उन लोग बिना सांस के ही उन लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग बिना सांस के ज़िंदा नहीं रह सकते। और इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो जिसमें सांस लेने वाले ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन चाहिए तभी ऑक्सीडाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का। तो 3 स्टेप में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन, और उसके बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्म में। ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। कब मिलती है, तो जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है। और ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन 3 स्टेप में होता है। तो क्या 3 स्टेप है वो देखते हैं हम। तो जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो जो पहला हमारा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस अगर देखें तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, उसमें जो पहला प्रोसेस रहता है, तो जैसे कि अब हमारा नोज़ है, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो जब हम ऑक्सीजन लेते नोज़ के थ्रू रेस्पिरेशन जब करते हम, तो वो जो ऑक्सीजन रहता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहते हैं, उनको ये जो ऑक्सीजन रहता है, वो अगर समझाने के लिए आपको समझाऊँ तो जैसे ये ग्लूकोज है, मतलब ये ऑक्सीजन है,
ये अंदर गया और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, इसका ब्रेक डाउन हो गया और इस वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए। इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनमें से एक रहता है पायरोबिक एसिड, और जो पायरोबिक एसिड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मतलब यहीं पे ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा पॉइंट से समझते हैं। मैंने आपको ऐसे ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे समझा दिया। अब हम थोड़ा इसको डेफिनेशन से समझ जाते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आपको आया तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस का, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑक्योर इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म क्या, तो ये जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का ड्राइंग नहीं आ रहा है मेरे को, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो खाली जो जगह रहती है, जो जितनी खाली जगह है ये सब, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रहता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and two molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. और ये जो मतलब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला है, वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। तो उसका ऑक्सीजन के मदद से उसमें ऑक्सीडाइजेशन होता है, और मतलब ऑक्सीजन के मदद से ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद दो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हर एक मतलब जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ये सबके दो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब पायरोबिक एसिड जो है वो दो बनेगा, फिर ये जो ATP है वो भी दो बनेगा, फिर NADH2 भी दो बनेगा। मतलब सब चीज़ें जितनी भी इसमें इससे बनती है वो दो दो बनती है, मतलब दो दो बनेगा। और मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड फॉर्मेड इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो हमें पायरोबिक एसिड मिला है वो इस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये जो पायरोबिक एसिड हमें जो मिला है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में पायरोबिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है और यहीं पे मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और जो दो दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर, तो इस प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। और ये जो बाकी जो रहते हैं, जो बचे हुए रहते हैं, वो सब ये प्रोसेस में निकल जाता है हमारे बॉडी के अंदर। मतलब फिर जब हम रेस्पिरेशन करके जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल जाता है, वो प्रोसेस में निकल जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो हमें क्या ग्लाइकोलाइसिस में क्या मिल जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाता है और यहीं पे मतलब यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर करता है TCA साइकिल में, जिसको फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसको हम कप साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को जिसने इन्वेंट किया था, जिसने इसको डिस्कवर किया था ये प्रोसेस को, उनका नाम था हंस कर्ब, सर हंस कर्ब नाम था, इसलिए ये प्रोसेस को कप साइकिल भी कहते हैं, साइक्लिक रिएक्शन को। और जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसको EMP पैथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ढूंढा था, इसलिए उसको EMP पैथवे भी बोलते हैं। 3 साइंटिस्टों के नाम पे वो रखा गया था, शॉर्टकट में EMP पैथवे भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये फिल द ब्लैंक्स के लिए आए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए आए तो आप ये सब लिख सकते हैं। हो सकता है आपको पेपर में कप साइकिल लिख दिया, एक्सप्लेन कप साइकिल, तो आप कहीं समझ ना पाए कि कौन सा कप साइकिल। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। जो दो मॉलिक्यूल था, 2 पायरोबिक एसिड था ना, तो 2 पायरोबिक एसिड कन्वर्ट हो गए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिल गया। फिर ये सब कहा जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। मतलब ये जो सेल के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे जो ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके अंदर ये दोनों एंटर करते हैं। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो साइक्लिक रिएक्शन है, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, TCA साइकिल बोल सकते हैं हम, ऐसे बोलता हूँ शॉर्टकट में हम TCA साइकिल बोलते हैं। तो जो ये TCA साइकिल है, जो ये कहाँ पे ऑपरेट होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये मतलब ये जो साइक्लिक रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए is completely oxidized through this cyclic process and molecule of CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived। और जो मतलब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था, जो एसिटाइल पार्ट का जो एसिटाइल कोएंजाइम मिला था, हमें 2 मॉलिक्यूल मिले थे ना एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरोबिक एसिड से, तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब फिर से ऑक्सीजन की मदद से उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और फिर
वही मतलब ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो क्या क्या इसमें इसमें थोड़े अलग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, क्योंकि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें ग्लूकोज नहीं अलग मॉलिक्यूल है, इसलिए अलग थोड़े बहुत और भी इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसमें क्या क्या बनता है, तो इसमें CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O आता है वाटर मॉलिक्यूल, फिर NaDH2 आता है और FADH2 आता है। FADH2 क्या है और NaDH2 क्या है, तो ये दो एंजाइम हैं और ये दोनों फिर मिल जाते हैं और यही दोनों का हमें काम होता है। पिच पाए मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला था, तो खाली NaDH2 मिला था, लेकिन हमें ये दोनों का काम रहता है। तो फिर हमें अब FADH2 भी मिल गया, फिर हमें अब ये दोनों ये सारी चीज़ें हमें मिल गई है। तो फिर ये जो NaDH2 और FADH2 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में अब पार्टिसिपेट करता है। अब इसके अंदर वो चला जाता है, मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये TCA साइकिल का प्रोसेस। इसमें मतलब क्या, हमें ये दो एंजाइम मिल गया, वहीं तक ये प्रोसेस होता है। अब हम तीसरे फिर प्रोसेस में चला जाता है। फिर molecule of NaDH2 and FADH2 formed during all above process participate in electron transfer chain reaction. Due to this, three molecules of ATP are formed from each NaDH2 molecule and two molecules of ATP form from each FADH2 molecule. जो मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल था NaDH2 का, जो NaDH2 मॉलिक्यूल था और FADH2 वो जो हमें मिला था ये प्रोसेस में, जो हमें मिला था, जो पिछले प्रोसेस में हमें मिला था, कप साइकिल में मिला था, तो वो जो प्रोसेस वो सब क्या जो हमें मिला है वो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। मतलब ये फिर ये प्रोसेस के अंदर चला जाता है वो, और ये इससे क्या होता है, ये प्रोसेस में जाने के बाद जो जो NaDH2 रहता है, जो मॉलिक्यूल है NaDH2, उससे हमें 3 मॉलिक्यूल मिलता है ATP का। हमें ATP का मॉलिक्यूल इससे 3 मिल जाता है, तो मतलब हमें एनर्जी मिलती है ATP का 3 मॉलिक्यूल मिलता है। ATP का हमें 3 मॉलिक्यूल मिलता है हमें NaDH2 से। और फिर हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है ATP का FADH2 से। जो FADH2 था हमारा, जो हमें कप साइकिल में मिला था, उससे हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है ATP का। मतलब फिर टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए ATP के, तो 5 मॉलिक्यूल हो गए ATP के। मतलब 5 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं ये पूरे रिएक्शन होने के बाद, पूरा मतलब प्रोसेस हो जाएगा तब हमें 5 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एनर्जी का, अपने बॉडी के अंदर, और ये चलता रहता है। मतलब ये एनर्जी बना, हमने इस्तेमाल किया और फिर वापस वो ख़त्म हो गया, फिर वापस नया बनता रहता है। और हमें एक दिन में कितने एनर्जी की ज़रूरत रहती है, कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत रहती है, 2200 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत रहती है। और हमें कितना मिलेगा ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से, तो 4 ही किलो कैलोरीज मिलेगा। तो मतलब दिन भर ये सब प्रोसेस चलता रहता है। और हमें कितना ATP का एनर्जी मिला, तो 5 ATP का एनर्जी मिलता है। मतलब ये प्रोसेस होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है ये सब। तो आप लिख देना ये कि कितना मॉलिक्यूल्स में किससे मिलता है, और टोटल हमें 5 मॉलिक्यूल मिलते हैं ATP के। फिर बिसाइड ATP वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन। और मतलब खाली ATP इससे नहीं बनता है, और भी चीज़ें बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें इस रिएक्शन में बनते हैं। ये जो रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो हुआ है, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and molecule of CO2 and H2 are produced along with energy. और मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। मतलब और कहीं पे नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा, सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो सकता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स था ग्लूकोज का, वो एकदम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब अब वो एकदम पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से। और ये कहाँ होता है, तो ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ये जो प्रोसेस सारे जितने भी थे, ग्लाइकोलाइसिस, कप साइकिल, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जो ये 3 प्रोसेस थे, ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं। दूसरे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसके ना अलग प्रोसेस रहते हैं एनर्जी बनाने के लिए। फिर एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद एनर्जी। और ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर मॉलिक्यूल, ये सब एनर्जी के साथ ही बने हुए रहते हैं। ये सब मतलब उसके साथ बने हुए रहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बना रहता है, प्लस H2O भी बना रहता है, और साथ ही साथ ATP भी बना रहता है, और हमें ATP मतलब एनर्जी भी बन जाता है। ये सब उसके साथ ही बनते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, रुकिए। हम्म हम्म
तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा है कुछ, तो ये जो एंजाइम जो हमने देखा था, जो FADH2 NADH2 था, उसका फुल फॉर्म लिखा है, जो आपको पेपर में आ सकता है कहीं, अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हैं और याद रखिए, क्योंकि ये थोड़े बहुत मेन, क्योंकि ये इसी से एनर्जी हमें मिलने वाली है ना, ATP इसी से मिलने वाला है। तो जो NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म है, ये याद रखो। और फिर दूसरे वाले का दूसरा है FADH2 का है फेलेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म है फेलेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म याद रखिए, पेपर में आपको आ सकता है। तो और ये दोनों एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे जो हमारा है। तो जो अभी हमने इतना देर से देखा कि जो एनर्जी बन रहा था, जो ATP के फॉर्म में बन रहा था, तो ATP का मतलब क्या है, हमें वो भी जानना चाहिए ना कि ATP आखिर होता क्या है। इतना देर से हम ATP सुन रहे कि ATP से एनर्जी बनता है, फिर मतलब ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है, और इतने सारे प्रोसेस होने के बाद हमें ATP मिलता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं पहले। तो ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये यही एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो हम अब इसको देखते समझते कि ATP मतलब ATP का जो एनर्जी के फॉर्म में हमें ATP मिला है, वो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं अब। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी स्टोरेड इन द बाउंड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैचेड टू ईच अदर। मतलब कि क्योंकि पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। This molecule are stored in the cell as per need. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine dinucleotide. तो मतलब कि जो ATP है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, मतलब एनर्जी से भरा हुआ एक मॉलिक्यूल है, जिसमें मतलब भरपूर, मतलब एकदम भरा हुआ, एनर्जी से ही भरा हुआ रहता है वो। और उसमें क्या क्या रहता है, मतलब कैसे बना हुआ एनर्जी रहता है, तो फॉस्फेट बाउंड से बना हुआ रहता है। मतलब कि जो एनर्जी है इधर, हाँ यहाँ पे रुकिए, हाँ। तो जो एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, मतलब कैसे स्टोर रहता है, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो ATP है, वो कैसे मतलब कैसे स्टोर हुआ रहता है, तो वो सेल के अंदर स्टोर रहता है, लेकिन फॉस्फेट बाउंड में। मतलब ये जो तीन तीन दिख रहे, ये सब है, ये गोल गोल, ये जो है, ये इसको फॉस्फेट बोलते हैं। और इसका आपको बता दूं कि जो ये ATP बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये 3 फॉस्फेट है, इसलिए ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अगर जब यहाँ से जब एक इस्तेमाल हो जाता है, तो ये एक जो फॉस्फेट रहता है वो यहाँ से निकल जाता है, तब हो जाता है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, समझे। तो मतलब, और एडेनोसिन क्यों बोलते हैं कि उसमें एडेनाइन और राइबोस रहता है, इसलिए एडेनोसिन बोलते हैं। और ये जो ट्राइफॉस्फेट है, मतलब 3 फॉस्फेट का ग्रुप रहता है, इसलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। आपको इसका फुल फॉर्म का मतलब भी बता दिया। तो अब हम देखते, तो जो ये मतलब जो ये एनर्जी रहता है ये कैसे स्टोर रहता है, तो बाउंड्स में रहता है। बाउंड्स मतलब क्या है, जो ये यहाँ पे ऐसे गोल गोल है ना पिंक कलर में, ऐसे ये जो बाउंड्स है उसकी मदद से ये स्टोर रहता है। और जो फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं वो एक दूसरे से बाउंड की मदद से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है, तो सेल के अंदर स्टोर रहता है। जो हमारा सेल रहता है उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर रहता है, और जब हमें ज़रूरत होती है फिर हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और केमिकली ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्मेट फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। मतलब जो ATP है वो केमिकली, जो ATP है वो एक ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, मतलब जो ये 3 मॉलिक्यूल है वही ज़्यादा एनर्जी है ना, तो यही मतलब केमिकली ATP जो है यही ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जो बना हुआ है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब वो जो ये ट्राइफॉस्फेट है वो किससे बना हुआ है, तो ये एडेनोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड से बना हुआ है ट्राइफॉस्फेट, इसलिए उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इट कंटेन अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एडेनाइन पेंटोस सुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। मतलब अब ATP में क्या क्या रहता है, तो ATP में मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है, एक ये एडेनाइन दिख रहा है, एक ये राइबोस दिख रहा है, और ये ग्रुप दिख रहा है, जो 3 फॉस्फेट है वो दिख रहे हैं हमें, जो ये 3 फॉस्फेट है वो दिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें, तो मतलब क्या क्या है,
तो तीन चीज़ें। तो जो एटीपी के पास क्या रहता है, तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड रहता है। नाइट्रोजीनियस जो एडेनाइन है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। और ये जो फॉस्फेट जो ये राइबोस है वो शुगर है, पेंटोस। ये जो पेंटोस शुगर है राइबोस। और फिर ये जो तीन ग्रुप है फॉस्फेट का ये रहता है एटीपी के अंदर। मतलब एटीपी के अंदर ये तीन चीज़ें रहती है। और फिर ये मतलब हमें जितने ज़रूरत रहती है एनर्जी का, और एनर्जी का हमें ज़रूरत रहती है क्योंकि हमें मतलब छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी हमें एनर्जी की मतलब नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। और एनर्जी इज ड्राइवेड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बाउंड ऑफ एटीपी। मतलब हमें एनर्जी, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो ये एटीपी है, जो हमें एटीपी मिला है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो एटीपी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो जो यहाँ पे तीन बाउंड्स बने हुए हैं, जो यहाँ पे तीन ऐसे बाउंड्स बने हुए रहते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो जो एक बाउंड रहता है वो यहाँ से हट जाता है, मतलब टूट जाता है, निकल जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है उसका बाउंड। और जब हम मतलब एक बार इस्तेमाल करते हैं तो एक बाउंड टूटता है, फिर जब हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा बाउंड टूटता है। ऐसे मतलब एनर्जी का इस्तेमाल होता है और बनते रहता है हमारे बॉडी के अंदर एटीपी। और जब हम एक इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो मतलब एटीपी से ये एडीपी हो जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। फिर एक और इस्तेमाल कर लेंगे तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो मतलब एनर्जी ऐसे इस्तेमाल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो एटीपी था, जो हम इतना देर से हमने जो NADH2 और FADH2 से एनर्जी बनी थी, जो हमें तीन प्रोसेस के बाद हमें एटीपी मिला, और एटीपी हमें पता नहीं था कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एटीपी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो जो बाउंड्स रहते हैं उसको ब्रेक करके एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और हैंस एटीपी इज़ कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और वैसे भी मतलब जो एटीपी है वो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल का एनर्जी करेंसी है। मतलब करेंसी है, पैसा है। जैसे कि अब हम कुछ भी काम करना है हमें, तो हमें पैसा चाहिए रहता है कि अब हमें छोटा से कोई भी काम करना है, मतलब दुकान से अब हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी है हमें, तो उसके लिए हमें करेंसी देनी होगी, पैसा देना होगा। तो वैसे यहाँ पे भी कि मतलब सेल को भी अगर छोटा से छोटा भी काम करना है तो उसको एनर्जी करेंसी देनी होगी, एनर्जी की करेंसी देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। ऐसा मतलब छोटा से छोटा काम करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। फिर हम आगे देखते हैं कि अब देखिए, हमने इतना देर से देखा कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी हमें हमारे शरीर में बनती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम बना हो, मतलब हमारे शरीर में समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई कारण की वजह से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर हमारे शरीर में क्या एनर्जी नहीं बनेगी। तो बहुत और भी चीज़ें है ना, जैसे अभी और भी चीज़ें था, जैसे फैट था, प्रोटीन था, लिपिड था, वो सारी चीज़ें थी, तो उस सब से भी एनर्जी बनेगी, खाली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं बनेगी। तो डेफिनेशन देखते, इफ़ देयर इज इनसफिशिएंटी amount of carbohydrate in the body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipid and protein are used for energy production। मतलब जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगी, मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम है कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि अगर हम समझ लीजिए फास्टिंग उपवास रखते हैं, तब हमारे मतलब फास्टिंग रख रहे हैं, उपवास रख रहे तो हम कुछ खा नहीं रहे, तो उस वजह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम है। या फिर हम भूखे बहुत दिन से मतलब कोई कारणों की वजह से हम बहुत दिनों से भूखे, उस वजह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो हमारे शरीर में जो लिपिड रहता है, मतलब हमारे शरीर में जो लिपिड रहता है और जो प्रोटीन रहता है, उसका इस्तेमाल होता है एनर्जी बनाने के लिए। मतलब एनर्जी बनाने के लिए अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर हम लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं हमारा बॉडी। और लिपिड के केस में दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, वेयर एज प्रोटीन इनटू अमोनियो एसिड। जो मतलब लिपिड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड के अंदर, और जो ये प्रोटीन रहता है, अपना जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियो एसिड के अंदर। मतलब ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैटी एसिड एंड अमोनियो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये जो फैटी एसिड और अमोनियो एसिड है, जो ये कन्वर्ट होके दोनों बने हैं, तो वो दोनों के दोनों मतलब फैटी एसिड भी कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम में ही बनेगा वो भी। और ये जो अपना अमोनियो एसिड है वो भी कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम में ही मतलब बनेगा। मतलब अगर समझ लीजिए खाली लिपिड अगर हमारे शरीर इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो भी हमें एसिटाइल कोएंजाइम में मिल जाएगा। और अगर प्रोटीन
इस्तेमाल कर रहा है हमारा बॉडी एनर्जी बनाने के लिए, तो भी हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा। और अगर हमें एक बार एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया तो ये फिर कहाँ जाएगा, तो ये कप साइकिल के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे उसके बाद कप साइकिल के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाने के बाद हमें 5 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 5 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें एनर्जी के। तो मतलब ऐसे तो fatty acid and ammonia acid are converted into acetyl coenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle in mitochondria। मतलब जो फैटी एसिड और अमोनिया एसिड है जो कन्वर्ट हो गए हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया एक बार कहीं से, मतलब कोई भी प्रोसेस से अगर हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है तो उसके बाद वो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कैसे, वो कप साइकिल के अंदर चला जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा उसका, और कप साइकिल के अंदर जाने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कप साइकिल कर लेगा। फिर उसके बाद फिर वो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में चला जाएगा और वहाँ से फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ऐसे एनर्जी हमारे शरीर में बनेगी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगी तब। अगर कार्बोहाइड्रेट रहा हमारे शरीर में तब कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करेगा हमारा बॉडी, और अगर नहीं रहा तो हमारा बॉडी अलग अलग प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेगा, मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा या तो लिपिड्स का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे हमारा यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम अपना आगे वाला पार्ट लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।